हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में, यानी कि जो हम बार बार स्टेट 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 बोलते रहते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स में। पीएसआईआर की लैंग्वेज में स्टेट तो नेशन स्टेट होता है। हमारे संविधान में स्टेट का मतलब क्या है, इसको हम इलेबोरेट डिटेल तरीके से जानते हैं। जो टर्म स्टेट है ना, जो कि यूज करी गई है अलग अलग प्रोविजंस में, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि स्टेट जो है वो उसका कोई भी इम्पैक्ट या रूल जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किस प्रकार से निकलेगा। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट की टर्म को, इस टर्म को कि स्टेट क्या है, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ये सब बातें छोड़ो, स्टेट को हम लोग 4 कैटेगराइजेशन के बेसिस पर समझ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, या फिर पार्ट 3 या फिर आर्टिकल 12 के अंदर प्रॉपर तरीके से गिवन है स्टेट की डेफिनेशन। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का फैक्ट यही याद रखना, इस ऊपर वाले इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि स्टेट कहां पर गिवन है, स्टेट को डिफाइन कहां करा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट, ये संविधान में कहां है, आर्टिकल 12 के अंदर है। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है कि स्टेट का मतलब है क्या। नंबर 1, स्टेट से हमारा मतलब है, आर्टिकल 12 बोलता है सरकार, भारत का संसद भवन, सरकार जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स यूनियन गवर्नमेंट के। दूसरा, ये तो हो गया यूनियन लेवल पर, सरकार और विधान परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन स्टेट गवर्नमेंट के, सारी लोकल अथॉरिटीज जैसे जो भी म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो भी हैं, ये सारी की सारी। इसके अलावा दूसरी अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है। देखो, कोई भी चीज स्टैट्यूटरी वो होती है जो कि एक स्टैट्यूट से बनी हो। अब स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, एक्ट की मदद से जब भी कोई चीज बनती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि ये एक एक्ट का मतलब होता है स्टैट्यूट। तो जो बॉडी एक्ट की मदद से बनती है, पार्लियामेंट्री एक्ट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट हो, हम उस बॉडी को कहते हैं कि ये एक एक्ट की मदद से बनी है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। और जो एक्ट के अलावा एग्जीक्यूटिव एक्शन से डायरेक्टली बन जाती है, सरकार है उसने बना दी कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री, हम उसको कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। तो जो भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज और अथॉरिटीज हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी की सारी LIC ONGC यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आप इनको कह सकते हो। इस प्रकार की जो स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो कि प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई हैं, ये स्टेट का पार्ट है। तो आप देख रहे हो, आज के बाद आप स्टेट की डेफिनेशन सीख गए कि आर्टिकल 12 में, वैसे तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट IR में किसी और ढंग से बोला जाता है, उसका मतलब होता है कंट्री, ठीक है, जिसका एक डिफाइंड पॉलिटिकल टेरिटरी हो। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का मतलब क्या, तो ये 4 मीनिंग है, ठीक है। जो स्टेट है उसको एक वाइडर सेंस में डिफाइन करा गया है कि स्टेट के अंदर जो भी स्टेट की एजेंसीज है, फिर चाहे वो पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज हो, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, विधानसभा, विधान परिषद, संसद भवन, ये सारे के सारे इसको इंक्लूड करा गया स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अरे, इट इज द एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज, इन्हीं एजेंसीज के एक्शन के मुताबिक जो भी चीजें कोर्ट में चैलेंज हो सकती हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हम बार बार बोल रहे थे ना इंट्रोडक्शन में कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो स्टेट के एक्शंस के खिलाफ होते, कि स्टेट के एक्शंस आर्बिट्ररी ना हो, डिक्टेटोरियल ना हो, अथॉरिटेरियन ना हो, है ना। तो यानी कि इसकी बात चलती कि ये सारी 4 चीजें एक इंडिविजुअल के राइट के ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं, स्पेशली उसके मौलिक अधिकारों के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो हमने स्टेट की एजेंसीज पढ़ी, जिनकी 4 कैटेगराइजेशन पढ़ी, इनको कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है कि अगर इनके द्वारा कोई भी एक्ट करा जाता है जिससे मौलिक अधिकार जो होते हैं वो उनका उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इवन, ध्यान से सुनना, ये
एक्स्ट्रा चीज है, इवन प्राइवेट बॉडी या कोई भी एजेंसी जो कि वर्क करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, इट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। कोई प्राइवेट बॉडी जो वर्क कर रही है या कोई भी एजेंसी स्टेट की एक एक्सटेंशन बनकर, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, एक बस बात बता रहा हूं मैं, इसको दिल से मत लगा लेना या फिर नोट्स मत बनाने बैठ जाना इसके। सरकार है, सेंसस 2021 का डेटा उसको कलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल। उसने कुछ प्राइवेट बॉडी जो कि मान लो ट्राइब्स के ऊपर कुछ डेटा इकट्ठा करती हैं या फिर कोई भी लिटरेसी के ऊपर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के ऊपर, तो सरकार ने उसको कहा कि आज के बाद जो भी इस चीज के ऊपर डेटा होगा ना वो तुम ही हमें दोगे इकोनॉमिक सर्वे में डालने के लिए, बजट में डालने के लिए या सेंसस में डालने के लिए। तो ऐसी एक प्राइवेट बॉडी ना स्टेट की एक इंस्ट्रूमेंट मानी जाती है या एजेंसी। परफेक्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगी, अंडर आर्टिकल 12 के अंदर इंक्लूड होगी। किसी को इस चीज में डाउट है तो मुझे बता दो। बताओ ऊपर कहां पर, कहां पर, कहां पर? ये वाली कह रहे हो 10 स्टेट हैज डिफाइंड। अच्छा ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ मतलब ये, मतलब मैं वही बोला ना आपको कि आर्टिकल 12 से 35 या फिर आप इसको पार्ट 3 कह लो, तो वो कह रहा है कि आर्टिकल 12 इसी का पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। तो वो कह रहा है जो स्टेट जो इंक्लूड है ना, अब ये पूरे के पूरे आर्टिकल और ये पूरे का पूरा पार्ट किससे रिलेटेड है? ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना। तो वो कह रहा है कि आर्टिकल जो 12 है ना, इट इज मेनली कंसर्न विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 12 को हमें डालने की संविधान निर्माता को इसलिए जरूरत पड़ी ताकि स्टेट को डिफाइन करा जा सके और स्टेट को फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करके डिफाइन करा जा सके, इसलिए डालने की जरूरत पड़ी है। ये कह रहा है वो। नहीं 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 नहीं, हाँ मैं हाँ समझ गया। मैं इसलिए बोला था कि इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि क्या पता फिर पार्ट 6 में या 16 में कुछ और डेफिनेशन हो स्टेट की। ऐसा नहीं, वो ये बोल रहा है हमसे कि पार्ट 3 और आर्टिकल 12 में जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, अब यहां पर स्टेट को अगर डिफाइन करा गया है तो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगराइजेशन के अंदर ही, यानी कि ये पार्ट और ये आर्टिकल ब्रॉडर कैटेगरी, ब्रॉडर अम्ब्रेला तो मौलिक अधिकारी हैं, उसकी छत्र छाया के अंदर ही स्टेट को डिफाइन करा गया कि स्टेट है क्या। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, वॉयलेशन या उनका एक्सटेंशन, उसका लिंक हमेशा, उसका परिणाम और उसका खुद का इंपैक्ट होना हमेशा इट विल गो इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द स्टेट। स्टेट से पक्का वो छूकर गुजरेगा वो। अब समझ में आ गया? उसके बाद लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13। अब हम 12 तो पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को। आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि सारे के सारे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करते हैं, वॉयलेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वॉइड बन, मतलब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इलेजिटिमेट करार दे दिए जाएंगे। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। और ये वाली पावर ना दोनों को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट्स को भी अंडर आर्टिकल 226। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर क्यों? कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोई भी अगर कानून संविधान की अगर लक्ष्मण रेखा को पार करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, जैसा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ करा गया था, जो कि रिलेटेड था एनजेएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से, जिसके बारे में काफी बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 226, ये किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, कॉन्ट्रवीन करता है। आर्टिकल 13 जो है ना, वो एक वाइडर सेंस में यूज करा गया है। उसके अंदर ऐसे कौन से लॉज हैं, मतलब जिन लॉज को मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोल देंगे कि ये वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, कोई भी ऐसा परमानेंट लॉ
जो कि पार्लियामेंट के द्वारा, ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो। कोई भी ऐसा टेम्पररी लॉ जैसे ऑर्डिनेंसेस जो कि राष्ट्रपति ने या फिर राज्यपाल ने, गवर्नर्स वगैरह ने इशू करी हो। कोई भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सरकारी निर्देश से आए हों, यानी कि सरकार का कोई भी ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, अगर ऐसा कोई उल्लंघन करता है मौलिक अधिकारों का तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ जैसे कोई भी रीति रिवाज, प्रक्रिया, प्रथा, कस्टम जिसमें फोर्स ऑफ लॉ हो, लेकिन अगर सिर्फ एक भी इंसान का ऐसे किसी कस्टम या फोर्स ऑफ लॉ जो कि नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, ऑब्वियसली बात है, जो रीति रिवाज, कस्टम, प्रथा वगैरह जो चले आते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये फोर्स ऑफ लॉ का पार्ट नहीं होते हैं। ये अलग से बस सरकार जो है, क्योंकि ये बड़े टाइम से एक आप कह सकते हो किसी कल्चरल कम्युनिटी का या किसी के रिचुअल्स प्रैक्टिसेस का कुछ ना कुछ एक कस्टम्स होते हैं, माना जाता है, तो इसलिए बस सरकार इसको थोड़ी सी हवा देती है, थोड़ा सा बस इसको पालन करती है इसका, लेकिन है तो ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ही। लेकिन अगर इनकी वजह से किसी एक भी इंसान की राइट, स्पेशली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। और ये पावर सिर्फ दो ही कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 यहाँ पर। और 32 देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल भी है और हमारे पास भी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज लेने जाते हैं कोर्ट से कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसको हमें रेमेडी दो, तो कोर्ट ही ऑर्डर इशू करता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो के नाम से, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं सोबतों की बात, ना कि सिर्फ लेजिस्लेशन बट इनमें से कुछ भी कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है कि ये चीजें सर जी मेरा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है और आप इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो। आधार का केस या किसी भी चीज का केस ऐसे ही तो जाता है कोर्ट में। फर्दर आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से। ये लाइन देखो कितनी तगड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। देख रहे हो, ये दो लाइनों का एक क्वेश्चन बन सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। ये एक स्टेटमेंट ये भी बन सकती है, आर्टिकल 13 कहता है ये वाली बातें। लेकिन हालांकि ये चीजें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ, क्या नाम था पूरा, जल्दी बोलो, स्टेट ऑफ केरला, एंड गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो कब आया था 1967 और ये कब आता है 1973। इनमें से कौन से एक्ट के मतलब सॉरी कौन से केस के बाद राइट टू प्रॉपर्टी हट गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से? केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है, हाँ केशवानंद भारती केस के बाद। गोलकनाथ में तो मतलब ये इशू सेटल हो, मतलब सेटल नहीं हुआ था, मतलब एक आग उठी थी चिंगारी। इसके बाद केशवानंद भारती की तो जमीन हड़पी गई थी सरकार के द्वारा। इसके बाद होते 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 जनता पार्टी जब आई तो फाइनली हट जाता है वो और लीगल राइट बन जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे चैलेंज करा जा सकता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा हो और वो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो तो उसको लर्नेबल डिक्लेयर करा जा सकता है। ये वाली बात ध्यान में रखना, इस पैराग्राफ से स्टेटमेंट बन सकती है प्रीलिम्स की, पक्का। इन सारे फंडामेंटल राइट्स को हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, और हम ये भी देखेंगे सिटीजन्स के पास और फॉरेनर्स के पास कौन से फंडामेंटल राइट होते हैं, फॉरेनर्स के पास कौन से नहीं होते हैं, और कॉमन कौन से होते हैं जो कि सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के पास होते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।